हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव पे स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व करने वाले जो आपके जो लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम होना है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस है वो आज हम सोल्व करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे डीएनए से रिलेटेड और इकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जेनेटिक्स और इकोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए जाते हैं, जो जेनेटिक्स है वहाँ से तो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट अनुवांशिकी तंत्र में होता है। प्रोकैरियोट अनुवांशिकी तंत्र है, इसमें क्या होता है वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिकी तंत्र है वो होता है, मतलब किस प्रकार का होता है। तो एक बात तो आपको याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या केंद्रक है वो विकसित नहीं होता, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक जो डीएनए है वो क्या है, एक बिखरा रहता है। पूरा का पूरा जो उसकी कोशिका है उसमें पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है। तो डीएनए है वो किस तरह से पाया जाएगा, उसका अनुवांशिक तंत्र किस तरह से पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, वो चीज यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास डीएनए तथा हिस्टोन, डीएनए तथा हिस्टोन के रूप में। डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं, डीएनए तो होगा लेकिन कोई भी हिस्टोन नहीं होगा। सी ऑप्शन है हिस्टोन तथा कोई डीएनए नहीं, हिस्टोन है लेकिन डीएनए नहीं है, ये चीज बोल रहा है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो एक चीज याद रखना, डीएनए जो ये बार बार हिस्टोन आ रहा है, ये हिस्टोन जो चीज आ रही है क्या है, हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसके चारों तरफ, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीवों की, सॉरी यूकैरियोटिक जीवों की, प्रोकैरियोट्स में नहीं यूकैरियोटिक जीवों में, तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए वो रैप रहता है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। इसको जोड़ के रखने का काम कौन करता है, जो हिस्टोन है वो करता है। देखो जो डीएनए होता है उसका राउंड साइज कितना होता है, 2.2 टू 2.5 इसका जो साइज है वो रहता है। और जो अपना केंद्रक, डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, तो केंद्रक का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 है वो किसका साइज है, जो अपने पास केंद्रक होता है। तो अब कहाँ 2.2 और कहाँ पे 10⁻⁻15, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो डीएनए है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, मतलब इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है। बीच में क्या रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है और इनके चारों तरफ क्या अपना जो डीएनए है वो क्वाइल्ड फॉर्म में लिपटा हुआ रहता है, पूरी तरह से इनके चारों तरफ रैप रहता है। तो हिस्टोन पूछ ले तो हिस्टोन प्रोटीन है, किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये पूछ ले कि डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा। यहाँ पे हमें प्रोकैरियोट से रिलेटेड पूछे तो उसके अनुसार आंसर देना है। तो डीएनए तथा हिस्टोन फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड है डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं। थर्ड ऑप्शन है डीएनए तथा कोई डीएनए नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर डीएनए तो पाया जाता है, जो सेलुलर डीएनए है वो पाया जाता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। केंद्रक का वो विकसित नहीं रहता, पूरे शरीर में इनका जेनेटिक मटेरियल वो फैला पड़ा रहता है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। डीएनए तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता, किसके अंदर, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसके अंदर। जो प्रोकैरियोटिक जीव है उनमें हिस्टोन है वो अब्सेंट रहता है, डीएनए है वो पाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि अनुवांशिक तंत्र है जो प्रोकैरियोट्स का वो कैसा होता है कि उसमें डीएनए तो उपस्थित है लेकिन कोई भी हिस्टोन है वो नहीं होता, किसमें, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि पृथक किए हुए डीएनए स्टैंड को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए, तो अगर हम जो डीएनए है उसको डीनेचुरेशन प्रोसेस कर दी जाती है उसको, मतलब उस दो डबल स्टैंडर्ड होता है अपना डीएनए,
डबल स्टैंडर्ड है। और डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है और ये दोनों के दोनों स्टैंड है वो अलग हो जाते हैं, जो साथ साथ जुड़े हुए थे वो दोनों के दोनों स्टैंड है वो अपने अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि डीएनए को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे हम तो क्या होगा उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ये आरएनए में परिवर्तित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है यह 1 मिलियन खंडों में बट जाता है। सेकंड ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और डी ऑप्शन है कुंडल अलग होकर हेलिक्स में बदल जाते हैं। कुंडल मतलब जो स्टैंड है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, डीनेचुरेशन प्रोसेस करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, जैसे ही हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ये दोनों के दोनों जो स्टैंड है वो दोनों अलग हो जाते हैं, जो दोनों कुंडल है वो दोनों अलग हो जाते हैं और एक हेलिकल फॉर्म में आ जाते हैं। दोनों के दोनों एक हेलिक्स बना लेते हैं, ये अलग अलग होके दोनों के दोनों बिखर जाते हैं। तो अगर पृथक किया हुआ डीएनए है और उसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसके दोनों कुंडल अलग हो जाएंगे और हेलिक्स में बदल जाते हैं। अपना डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए नहीं होता। यहाँ पर हमें क्या बताना है, जिसमें डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है वो चीज यहाँ पे पूछी गई। तो फर्स्ट है केंद्रक युक्त अंडाणु में, जहां पर केंद्रक है वहां डीएनए तो होगा ही होगा। तो केंद्रक युक्त अंडाणु बोल रहे तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है परिपक्व शुक्राणु में, शुक्राणु में भी केंद्रक होता है, जो एक्रोसोम उसका आगे वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। बालों की जड़ों में, तो बालों में भी डीएनए होता है। आप जब भी कोई भी मतलब फोरेंसिक साइंस वाले हैं, अगर उनको हम अगर अपना बाल भी निकाल के दे दे तो उससे भी वो हमारी सारी सारी जेनेटिक डिटेल्स निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने हेयर्स होते हैं उनके अंदर क्या है, डीएनए उपस्थित है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं तो उसमें डीएनए भी नहीं है। एक लामा और ऊंट, दो जानवर है, लामा और ऊंट दो जानवर है, इन दोनों जानवरों को छोड़कर, ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, लामा और ऊंट, इनकी जो आरबीसी होगी उसमें केंद्रक पाया जाएगा। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होती है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें आरबीसी में क्या नहीं रहेगा, डीएनए नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें केंद्रक ही नहीं होता। जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, किसके अंदर, यूकैरियोटिक जीवों में। अपवाद क्या है, लामा और ऊंट दो जीव हैं, उनको छोड़कर लामा और ऊंट के अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक, हम मानव है, हमारी भी जो आरबीसी है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पूछा गया था, जिसमें डीएनए नहीं होता तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, तो आरबीसी में डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा हिस्टोन पर कुल इलेक्ट्रिक आवेश होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए होता है उस पर किस प्रकार का इलेक्ट्रिक आवेश है वो पाया जाएगा, किस प्रकार का चार्ज उस पर पाया जाता है, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक होंगे और शून्य रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या देखो यहाँ पे ये जो बीच में गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हिस्टोन प्रोटीन, और ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या अपने पास अपना डीएनए है। ठीक है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डीएनए के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो ऋणात्मक है वो धनात्मक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो डीएनए और हिस्टोन दोनों मतलब पूरी जब संरचना बन जाती है इसकी, तो इस पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का जो आवेश है वो उपस्थित रहता है। तो सी ऑप्शन अगर पूछ ले डीएनए और हिस्टोन पर किस प्रकार का आवेश है, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का आवेश है वो इसके ऊपर पाया जाता है। सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चारगफ नियम अनुसार
चारगफ जो थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चारगफ नियम दिया था और उस नियम में उन्होंने बताया था कि जो अपने नाइट्रोजीनियस बेस लेते हैं हम, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उनका उनके बारे में कि उनको कैसे डिवाइड करेंगे उस चीज के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था, A+G अपॉन T+C इक्वल्स टू 1, ये चीज बताई थी। मतलब जितना एडेनिन है उतना ग्वाइनिन रहेगा, जितना थाइमिन रहेगा उतना साइटोसिन रहेगा, सबकी वैल्यू है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो हमें यहाँ पर यही चीज बतानी है, यही चीज बताने की चारगफ नियम के अनुसार कौन सा है जो सही है। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। सेकेंड ऑप्शन है एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल्स टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। थर्ड ऑप्शन है एडेनिन प्लस साइटोसिन इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन और उपयुक्त सभी। तो चारगफ नियम के अनुसार क्या बताया गया था, ए और जी, मतलब उन्होंने प्यूरिन और प्रिमिडिन जो डीएन नाइट्रोजनस बेस है उनमें डिवाइड कर दिया था। प्यूरिन में हम क्या काउंट करते हैं, एडेनिन और ग्वानिन को काउंट करते हैं, और जो पैरामिडिन होते हैं उसमें 3 आते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल तो किस में पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाता। तो चारगफ नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन मतलब प्यूरिन इक्वल्स टू प्रिमिडिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना वो राइट आंसर हो जाएगा कि चारगफ नियम के अनुसार जो नाइट्रोजीनियस बेस है हमारे प्यूरिन और प्रिमिडिन वो दोनों बराबर रहते हैं। एडेनिन और ग्वानिन है वो किसके बराबर रहेगा, जो अपना थाइमिन और साइटोसिन है उसके बराबर रहेगा। एक चीज याद रखना, जितनी मात्रा एडेनिन और ग्वानिन की है डीएनए में, एडेनिन की किसके बराबर रहेगी, ग्वानिन के बराबर रहेगी, थाइमिन की साइटोसिन के बराबर रहेगी। ठीक है, प्यूरिन है उन दोनों की बराबर मात्रा रहेगी डीएनए में, और प्रिमिडिन है जो थाइमिन और साइटोसिन उनकी भी बराबर मात्रा रहेगी। इसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कई बार। मान लो आपको दे दिया एडेनिन और ग्वानिन का क्या दे दिया, आपको रेशियो दे दिया कि भाई इतना परसेंट में दे दिया कितना परसेंट डीएनए है इनके अंदर, और फिर आपको थाइमिन का और दे दिया और पूछ लिया साइटोसिन का। तो जितना थाइमिन का है उतना ही परसेंट साइटोसिन का पाया जाएगा किसके अंदर, जो अपना डीएनए होगा उसके अंदर। तो ध्यान रखना चारगफ नियम अनुसार क्या बोला गया था, एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के प्यूरिन्स निरूपित होते हैं। डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन आएंगे वो पूछ रहे हैं, पीछे भी बता दिया, फिर से बता रही हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन अपने पास दे रखा है, ए यूरेसिल तथा थाइमिन, तो ये नहीं होते, यूरेसिल और थाइमिन दोनों ही क्या है, पैरामिडिन है। सेकंड ऑप्शन ग्वानिन तथा एडेनिन। थर्ड ऑप्शन है यूरेसिल, यूरेसिल आ गया वो क्या हो गया, गलत हो गया, और थाइमिन आ गया वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। सीधा ये निकालो, पढ़ोगे और फिर करोगे। तो अपने पास बच गया क्या, ऑप्शन बी, ग्वानिन और एडेनिन दोनों क्या है, प्यूरिन है। ग्वानिन और एडेनिन दोनों ही क्या है, ग्वानिन प्लस अभी बताया भी था, ग्वानिन प्लस एडेनिन ये दोनों ही क्या है, प्यूरिन है। और पैरामिडिन पूछ ले तो कौन कौन से रह जाएंगे, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पैरामिडिन होते हैं। टी और सी, जो थाइमिन और साइटोसिन है ये किस में पाया जाएगा, डीएनए के अंदर, और जो आरएनए होता है उसमें साइटोसिन हट जाता है, सी की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है किसमें, आरएनए में। तो यहाँ पे हमसे प्यूरिन पूछा गया है तो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्वानिन तथा एडेनिन। बी ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डीएनए का वर्ताकार अणु पाया जाता है। डीएनए का वर्ताकार, सेलुलर डीएनए बोल रहे हैं कि सेलुलर डीएनए किस में पाया जाता है, वर्ताकार अणु किस में पाया जाता है डीएनए का। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल जीवाणुओं में, सेकंड ऑप्शन है केवल जीवाणुओं और हरित लवकों में, थर्ड ऑप्शन है जीवाणुओं, हरित लवकों एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड डी ऑप्शन है सभी विषाणुओं में। तो सेलुलर डीएनए किस में पाया जाता है, हमें वो चीज बतानी है। तो जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उसमें, हरित लवक होता है उसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवाणु, हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर किस प्रकार का डीएनए पाया जाएगा, जो वर्ताकार अणु है वो पाया जाता है डीएनए का
सेलुलर डीएनए है वो पाया जाता है। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि भाई बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। जीवाणु, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का वर्ताकार अणु पाया जाता है। सी ऑप्शन है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन तथा थाइमिन की कुल मात्रा 45% है तथा डीएनए में ग्वानिन की मात्रा होगी, देखो पीछे अभी बताया था A+G अपॉन T+C, तो यहां पर क्या दे दिया, A और T का दे रखा है। एडेनिन और थाइमिन कितना है यहाँ पे 45% है। बच गया कितना, 100% में से 45% क्या हो गया, एडेनिन और थाइमिन हो गया। तो बचा कितना 55%, बचा कितना अपने पास 55%। तो जितना ग्वानिन होगा उतना क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा। जितना ग्वानिन रहेगा वो साइटोसिन रहेगा। तो अब ये जो 55% बचा इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 27.5। कितना आ जाएगा 27.5%। कितना आ जाएगा अपने पास 27.5%। याद रखना ये जो दो चीज जिसकी मात्रा दे दी, एक का पूछ रखा है तो जितना बचा हुआ है उसमें से उसको माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दो, उसका पूरा का पूरा डाटा अपने पास आ जाएगा। तो कितना हो गया ये आंसर अपना 27.5%, इसका एग्जैक्ट डाटा अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन्स युक्त मानव गुणसूत्र होते हैं। सबसे अधिक जीन और सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र कौन सा होगा। गुणसूत्र 21 एवं Y, गुणसूत्र 1 एवं X, गुणसूत्र 1 और Y, गुणसूत्र X एवं Y। तो जो गुणसूत्र 1 होता है अपना क्रोमोजोम नंबर 1 होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं, अराउंड 2100 के अराउंड जीन पाए जाते हैं। कहाँ पर, गुणसूत्र 1 के ऊपर। और जो गुणसूत्र Y होता है उसके ऊपर सबसे कम जीन पाए जाते हैं, क्रोमोजोम Y, जो मेल्स के अंदर पाया जाएगा। और मेल्स में सिर्फ मेलनेस को रिप्रेजेंट करता है कि वो मेल है, वो जो माना वो मेल है, सिर्फ उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो Y है कितने होते हैं 239 जीन पाए जाते हैं। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा जो जीन है वो किस क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम नंबर 1। और सबसे कम जीन किस पे पाए जाएंगे, क्रोमोजोम Y के ऊपर। Y है, इसको सबसे छोटा क्रोमोजोम भी कहा जाता है और ये सिर्फ मेलनेस के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी एक और बात, Y के ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसको SRY से डिनोट किया जाता है। सोरी जीन भी इसको कहा जाता है। और ये जो ट्रांसजेंडर बनते हैं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसजेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन है, सोरी जीन। ये कई बार क्या होता है, X या Y क्रोमोजोम के साथ जाके जुड़ जाता है कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसजेंडर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम जीन और सबसे अधिक जीन। तो सबसे अधिक जीन 1 में और सबसे कम जीन क्रोमोजोम Y में। तो अपना जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ हो सकता है, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है डीएनए एंड डी ऑप्शन है आरएनए। जब अर्थ बनी थी तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ था, वो क्या था, तो वो क्या था, आरएनए था। देखो भाई, जब डीएनए का निर्माण होता है तो बहुत सारे एंजाइमों का जरूरत पड़ती है, जैसे कि पॉलीमरेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये बहुत सारे एंजाइमों की जरूरत पड़ती है। तो जब अर्थ स्टार्ट हुई थी तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बन सकता था। आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसको ज्यादा एंजाइमों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बोला जाता है कि आरएनए है वो फर्स्ट अनुवांशिक पदार्थ होगा, पहला अनुवांशिक पदार्थ रहेगा। और फिर उसके बाद जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनके द्वारा फिर किसका निर्माण हो गया, डीएनए का निर्माण हो गया।
अगर डीएनए और आरएनए में शुगर पूछ ले तो कौन सी शुगर होगी? डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर वो पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। ध्यान रखना ये चीज भी। तो पहला अनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा अपने पास? आरएनए रहेगा। डी ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो कोशिका है उसमें किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है? देखो आरएनए दो प्रकार का होते हैं, अनुवांशिकी और गैर अनुवांशिकी। अनुवांशिक जो आरएनए होता है वो किस में पाया जाता है? जो विषाणु होते हैं उनमें पाया जाता है। गैर अनुवांशिक जो आरएनए होते हैं वो तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आरएनए है वो कौन सा पाया जाता है वो यहाँ पे पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है एमआरएनए, बी ऑप्शन है टीआरएनए, सी ऑप्शन है आरआरएनए और डी ऑप्शन है कैटालाइटिक आरएनए। तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। आरएनए की तो पता ही होगी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो अगर इन तीनों की बात करें तो जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सबसे स्थायी आरएनए होता है। जो जो आरआरएनए है ये कोशिका में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये स्थायी आरएनए होते हैं। ध्यान रखना ये चीज। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलाई डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि होती है। इकोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कौन सी विधि होती है वो बताना है। संरक्षी और एकदशीय, सेकंड ऑप्शन है अर्धसंरक्षी और एकदशीय, सी ऑप्शन है संरक्षी और द्विदिशीय, फोर्थ ऑप्शन है अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन सा जो इकोलाई है उसके अंदर कौन सी विधि होती है? अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय जो है वो बनते हैं। देखो जो अपने पास 5 इनके ऊपर क्या होता है, ये जो अपने एंडिंग होती है इनके ऊपर क्या नई बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें जो इकोलाई में होगा वो किस प्रकार होगा? अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय जो विधि है वो यहाँ पे होती है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएनए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है या पूरक डीएनए होता है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांस एमिनेज, सेकेंड ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, थर्ड ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डी ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो आरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए बन सकता है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सी डीएनए का निर्माण कैसे हो रहा है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा सी डीएनए का निर्माण होता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनआनुवांशिकी आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? अनआनुवांशिकी या गैर अनुवांशिकी आरएनए अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे या 3 प्रकार के होंगे? केवल एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनआनुवांशिकी है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरआरएनए, दूसरा क्या था? एमआरएनए, और अपने पास तीसरा क्या आ जाएगा? टीआरएनए। ये 3 प्रकार थे। ये तीनों के किस प्रकार के? गैर अनुवांशिकी आरएनए। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं अनआनुवांशिकी आरएनए। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक परकूट है? जो स्टार्टिंग में जो अमीनो एसिड बनते हैं अपना
वो यहाँ पे पूछा गया है। अमीनो अम्ल मतलब टोटल हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है 20 की, जिसमें 10 असेंशियल होते हैं, 10 नॉन असेंशियल होते हैं। नॉन असेंशियल है वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं, और 10 असेंशियल है वो हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो प्रारंभिक प्रकूट बनता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कौन कौन से, फर्स्ट ऑप्शन है AUG, सेकंड है UGA, थर्ड है UA और डी ऑप्शन है UAG। तो AUG है, AUG एडेनिन यूरेसिल, सॉरी AUG, यहाँ पे DNA नाइट्रोजनस बेस की बात नहीं कर रहे, सॉरी, यहाँ पे हम किसकी बात करें, जो प्रकूट का निर्माण होता है उसकी बात करें। तो जो अपना प्रारंभिक प्रकूट होगा वो क्या रहेगा, AUG है, वो प्रारंभिक प्रकूट रहेगा। अगर पूछ ले मानव को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है, 20 की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 10 है वो हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, 10 हमारी बॉडी में निर्माण होता है। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो खुराना जी थे उनको नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो फर्स्ट ऑप्शन है DNA संश्लेषण में, सेकंड ऑप्शन है जेनेटिक कोड के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डी ऑप्शन है एंजाइम संश्लेषण के लिए। तो जो खुराना थे उनको किस लिए मिला था? जेनेटिक कोड के लिए। जो कोडिंग सिस्टम है जेनेटिक्स के अंदर वो बनाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया का सही प्रक्रम। जो सेंट्रल डोग्मा है, प्रक्रिया प्रोसेस है, उसका सही क्रम क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों तो गलती हो गई। पहले क्या आता है? रेप्लिकेशन आता है। तो रेप्लिकेशन में क्या आएगा पहले? ट्रांसक्रिप्शन आएगा या ट्रांसलेशन आएगा? तो रेप्लिकेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है? ट्रांसक्रिप्शन आती है, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आती है। तो अपना ए जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल डोग्मा प्रक्रिया उसका सही क्रम क्या रहेगा? रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो होती है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन स्थलीय जीवन को इस पृथ्वी पर असंभव बना देगा? जो अब पृथ्वी है इसके ऊपर ऐसा कौन सा चेंजमेंट आएगा, कौन सा परिवर्तन आएगा जो धरती के ऊपर जितने भी जीव रह रहे, चाहे मानव हो या फिर और कोई जीवित प्राणी हो, उसका जीवन ही असंभव बना देगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है वायुमंडल में 10 डिग्री ताप में कमी। अगर वायुमंडल में 10 डिग्री तापमान है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से, या वायुमंडल में मिलने वाले सोलर रेडिएशन को वायुमंडल की ऊपरी सतह में भेजने पर, जो सोलर रेडिएशन आ रहे उसको अगर वायुमंडल की ऊपरी सतह पे भेजते उसकी वजह से, अंड में गोलकार की पृथ्वी ऑर्बिट में परिवर्तन, जो अंड गोलकार है उसके पृथ्वी ऑर्बिट में अगर कोई चेंजमेंट आ जाए, जो कक्ष है पृथ्वी का उसमें कोई चेंजमेंट आ जाए तो उसमें, और चंद्रमा की अदृश्यता से पृथ्वी पर कोई चेंजमेंट, देखो तापमान कम होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर्दियों में तो कई जगह पे जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर तो माइनस में चला जाता है। और अगर ऑर्बिट में चेंजमेंट आएगा तो क्या होगा? टाइमिंग के अंदर चेंजमेंट आएगा, जीवन प्रभावित नहीं होगा, सिर्फ जो टाइमिंग है उसके अंदर थोड़ा बदलाव आएगा। और चंद्रमा की अदृश्यता का भी कोई इफेक्ट, दिन रात का जो चेंजमेंट आ रहा है उसमें चेंज आएगा, जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर सोलर रेडिएशन है वो ऊपरी सतह पर चली जाती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और हमारा जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए ह्यूमस आवश्यक है क्योंकि? पौधों की वृद्धि के लिए ह्यूमस की जरूरत पड़ती है। किस लिए जरूरत पड़ती है? देखो दो प्रकार के होते हैं खाद, एक तो ह्यूमस और एक वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा जो खाद बनाया जाता है। ह्यूमस है वो प्राकृतिक रूप से बनता है और जो वर्मी कंपोस्ट है वो आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो ह्यूमस है वो क्यों आवश्यक है वो पूछा गया। यह आंशिक अपघटित होती है, यह पत्तियों से व्युत्पत्ति होती है,
इसमें पोषक तत्वों की अधिकता एवं जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और डी ऑप्शन है मृत कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सी। इसके अंदर जो ह्यूमस होती है वो नेचुरली बनी होती है। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब जो भी ऐसी चीजें मिलेंगी जो गल सड़ सकती है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा गलाई जा सकती है, मिट्टी में मिलाई जा सकती है, उससे ह्यूमस बनती है। तो ह्यूमस है उसके अंदर पोषक तत्वों की अधिकता होती है और जो वो मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक होती है। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपेंथिस क्या है? नेपेंथिस है वो क्या होगी? प्राथमिक उत्पादक है, उपभोक्ता है, या प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। ये मतलब इंसेक्टिसाइड प्लांट है उसका एक एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार से इंसेक्टिसाइड क्या होंगे? ऐसे है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो कोई मतलब इनकी लीव्स है उनके ऊपर क्या बैठ गया, जो जीव है, छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे जीवाणु वो आके बैठ जाते हैं और ये इनकी पत्ती ऐसी होती है कि जैसे ही जीव बैठेगा वो सिकुड़ जाएगी और वो उसको यूज करती है एज अ फूड। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड प्लांट। और जो नेपेंथिस है वो भी किस प्रकार का इंसेक्टिसाइड? ये प्राथमिक उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ अपने एमसीक्यू हो गए। अगर आपको कुछ समझ में आया यहाँ से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करवाएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।